हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स के लॉज का नेचर क्या है, भौतिकी के जो नियम है उसका क्या स्वरूप है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। भौतिकी के जो नियम बनते हैं, आप लोगों ने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे, मैक्स प्लैंक का लॉ पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने कई जगह जो हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, जैसे एवोगाड्रोस का हाइपोथेसिस, न्यूटन्स का नियम, कई नियम जो है सार्वत्रिक नियम होते हैं, यूनिवर्सल लॉज होता है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल नियम है, सार्वत्रिक नियम, न्यूटन्स का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो ये सब नियम जो है कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, हम लोग इस चीज को जो है पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स का जो लॉज बनने में कितने सारे स्टेप्स हैं, क्या कैसे जो है हम लोग किसी भी फिजिक्स के लॉज को हम कैसे ही करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, भौतिक नियमों की प्रकृति। इसमें आप लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो टर्म है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड। अब बोलोगे व्हाट इज द साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तर्क एवं प्रयोगों पर आधारित विचारधारा को ही हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। अगर आपकी विचारधारा तर्क पर आधारित है, प्रयोगों पर आधारित है, तो हम कह सकते हैं कि आपका दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। फिजिक्स के नियमों को बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप में गुण होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब देखिए, दूसरा जो आप नियम ये देख रहे हैं, प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर जो है, ये इसका मतलब क्या हुआ। हम ऊपर में भी जो है प्रकृति के नियम पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ नेचर पढ़ रहे हैं। ये लॉज ऑफ नेचर है क्या, कैसा होना चाहिए लॉज ऑफ नेचर। याद रखिए कि लॉज ऑफ नेचर जो है, फिजिक्स के जो खास करके लॉज होते हैं, वो हर स्थितियों में सही होना चाहिए। अगर आप कोई नियम बनाते हैं और वो नियम जो है 99% या 99 घटनाओं में सत्य होता है, किंतु अगर एक घटना में भी वो गलत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे नियम नहीं मान सकते। इसलिए इसे यूनिवर्सल होना या हर स्थिति में सही होना जरूरी है। हाँ, ये अलग है कि कई बार परिस्थितियां चेंज होने पर, कई बार जो स्थिति अगर चेंज हो जाती है तो कई नियम की स्थितियां बदल जाती है, वो नया एक नियम आ जाता है। जैसे आप लोगों ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ गैसों का नियम पढ़ा होगा। उसमें अगर कुछ परिस्थितियों को चेंज कर दिया जाए तो गैस जो है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ गैसों का नियम को नहीं मानते, तो फिर जो है किस नियम को मानते हैं, तो वैन डर वाल अवस्था समीकरण को मानते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक प्रकृति के नियम जो है वो किस तरह से किसके ऊपर आधारित होने चाहिए। अब देखिए, तीसरा जो है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। कई बार जो है हम कई नियम बना, क्रमबद्ध नियम पढ़ते हैं, कई सारी चीजों का टेस्ट करते हैं, प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के आधार पे कुछ स्थितियों को देखते हुए हम एक परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, एक जो है सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। सिद्धांत ना कहे, परिकल्पना माने हम एक सोच प्रस्तुत करते कि ये चीज ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने एवोगाड्रोस का हाइपोथेसिस, गैसों के बारे में एवोगाड्रोस का हाइपोथेसिस पढ़ा होगा। वो हाइपोथेसिस है, एवोगाड्रोस लॉ नहीं कहते, हाइपोथेसिस है। उसने एक परिकल्पना प्रस्तुत की कि ये ऐसा हो सकता है। अब उस परिकल्पना के आधार पे हम सिद्धांत का एक निर्माण करते हैं। उस परिकल्पना के आधार पे ही हम सोचते हैं कि इसका सिद्धांत, थ्योरी ये होना चाहिए। गैसों के नियम में आप लोगों ने परिकल्पना बनाया, फिर उसके आधार पे जो है कई सारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और उस नियम को जो है हम लोग प्रेशर के लिए जो है हम गैसों के दाब के लिए जो है व्यंजक उसी के आधार पे जो है डिराइव करते हैं। तो ये जो है हमारा जो है उसके आधार पे एक थ्योरी बनाया जाता है, और फिर वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड्स की सहायता से हम लोग
जब साइंटिफिक मेथड सभी स्थितियों में सही हो जाता है तो फिर जो है हम लोग उसके आधार पे लॉज का निर्माण करते हैं, नियमों का निर्माण करता है। तो ये वैज्ञानिक विधि है क्या? व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण क्या क्या है? हम लोग कोई भी विधि को जब भी जो है हम लोग लॉ बनाने की स्थिति में तो सबसे पहला जो काम होता है वो क्रमबद्ध परीक्षण देते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्थितियों में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक उसका पूरा डाटा बेस तैयार करते हैं। तो सबसे पहला जो ये रहता है किसी भी वैज्ञानिक विधि का सबसे पहला जो एक्टिविटी होता है वो होता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। मान लिया जाए किसी रोग का हम विषाणु को खोज रहे हैं, जीवाणु को खोज रहे हैं, ये भले बायोलॉजी का ये मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये भी सभी के लिए सत्य है। तो हम उसका देखिए कि उसके क्या क्या गुण है, फिर उसके आधार पर बहुत सारे लोगों के ऊपर जो हो उस विषाणु का जो है प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके उसके आधार पर हम कुछ प्रेक्षण लेते हैं। प्रेक्षणों के आधार पे ही जो है हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि ऐसा अगर करें तो ये जो है रोग दूर हो सकता है, ये विषाणु इसके ऊपर। और क्रमबद्ध प्रेक्षणों के आधार पे हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। देखा एवोगाड्रो ने देखा कि जब गैस के कि ये जो है टकराते हैं तो एक दाब डालते हैं, एक प्रेशर जो है हम किसी चीज में अगर गैस भर देते हैं तो बैलून में भर देते हैं तो फूल जाता है। तो क्यों फूल जाता है? क्योंकि वो दाब डालता है। तो फिर उसके आधार पर उसने दाब के लिए जो है परिकल्पना का निर्माण किया। तो फिर उसके प्रेक्षणों के आधार पर हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। फिर उन परिकल्पनाओं के आधार पर हम परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। और अगर परीक्षण के बाद सभी प्रयोग के बाद अगर ये सभी तरह के परीक्षणों पर ये सत्य होता है तो फिर हम उसका अंतिम निष्कर्ष के रूप में हम नियम का निर्माण करते हैं, लॉज का निर्माण करते हैं। मैं एक बहुत ही बढ़िया आपको एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग नए स्टूडेंट है, फिर भी जो है आप लोग जान लीजिए कि प्रकाश के संबंध में दो धारणाएं प्रचलित थी। सबसे पहले जो है न्यूटन्स का कणिका सिद्धांत और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसको न्यूटन्स ने दिया था, और हाइगन का तरंग सिद्धांत, वेव नेचर ऑफ लाइट। पहले जो है न्यूटन्स का कणिका सिद्धांत प्रतिपादित, न्यूटन्स ने अपना कणिका सिद्धांत दिया, लेकिन कई सारी स्थितियों में ऐसा देखा गया, उस समय में न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी बातों को सभी ने सुना, लेकिन कई सारे न्यूटन्स ने एक चीज बताया कि जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा प्रकाश की किरणों का वेग जो है वो बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन प्रायोगिक रूप से देखा गया कि ये सत्य नहीं है। इसी तरह से हाइगन ने जो है फिर तरंग सिद्धांत दिया और तरंग सिद्धांत के आधार पे उसने बताया कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में गमन करती है, और उसने जो है उसके आधार पे परावर्तन के नियमों की व्याख्या किया, अपवर्तन के नियमों की व्याख्या किया और व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि के नियमों की व्याख्या की, जिसकी व्याख्या न्यूटन्स के कणिका सिद्धांत के आधार पर किया जाना संभव नहीं था। अतः काफी समय तक जो हाइगन का तरंग सिद्धांत प्रकाश के बारे में था उसी को वैज्ञानिकों ने सही माना। लेकिन 1905 ईस्वी में जब प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई, तो हाइगन का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में सफल नहीं रहा। अब एक ऐसा केस यहाँ पे पकड़ में आया जिसमें जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत द्वारा जो है व्याख्या करना संभव नहीं हुआ। उसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हुए जिसमें जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत एक्सप्लेन करने फेल हो गए। तो फिर से आइंस्टीन ने जो है न्यूटन्स का कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। अब जब वैज्ञानिकों ने देखा कि दोनों नियम सही है, कुछ घटनाओं में यह तरंग के समान व्यवहार करता है तो कुछ में जो है ये कणिका के समान प्रकाश व्यवहार करता है, तो एक नया सिद्धांत दिया गया, डेल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की गति प्रकृति। इसी तरह से जो है फिजिक्स में विभिन्न घटनाओं की खोज होती है, उसके ऊपर परीक्षण किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोगों के आधार पर परिकल्पना बनाया जाता है और उस परिकल्पना के आधार पर सिद्धांत बनते हैं। फिर सिद्धांत को जो है वास्तविक स्थितियों में कसा जाता है। अगर सभी स्थितियों में जो है ये सही होता है तो ऐसे कंडीशन में उसे हम नियम बोलते हैं,
और अगर नियम भी कई बार स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर नियम जो है हर स्थिति में सही होता है, जैसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो हर स्थितियों में जो है सही है। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं खोजा गया जिसमें वो सही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे नियमों को हम लोग सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर जो है कहते हैं। तो ये हमारी जो है आज की टॉपिक नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, भौतिक नियमों की प्रकृति की एक संक्षेप में व्याख्या है। ये बहुत ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन सब टॉपिकों को शॉर्ट में जो है आपको यहाँ पे बता रहा हूं, आप भी इसको जो है समझिए। और अब हम लोग इसके आगे वाले पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति के मूलभूत बल। ये प्रकृति के मूलभूत बल कौन कौन से हैं और वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या है, इन सब चीजों का इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।